हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ शिवानी मौर्य। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन कवर करेंगे। एंड सारे टॉपिक्स को एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। बट इससे पहले लेट मी टेल यू कि ये पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन MFN 006 का पार्ट 1 है। इस पार्ट में मैं आपको थोड़ा सा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन की ब्रीफिंग दूंगी कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, बिकॉज इसमें डायरेक्टली इससे भी क्वेश्चन आता है कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का क्या रेलेवेंस है एंड व्हाट विल बी द रोल ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट एंड ये सारी चीज़ें। तो उसको समझने के लिए हमें पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन को पढ़ना होगा। और इस वीडियो में हम माल न्यूट्रिशन, जो कि पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना तो एग्ज़ाम इनकम्प्लीट होता है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एज वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड कि हम ऐसे न्यूट्रिशनल स्ट्रैटेजीज़ की या फैक्ट्स की या टैक्टिक्स की बात करें जिसमें हम ओवरऑल सबकी पब्लिक जो है उनकी हेल्थ को लेकर कुछ अच्छे पॉलिसीज़ बना सके या उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ, सो इट इज़ कंपोज ऑफ फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ क्या है, सोशल हेल्थ क्या है, स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। सो दीज आर द पैरामीटर्स कि अगर आप फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट हो देन यू विल बी कॉल्ड एज हेल्दी, राइट। सो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज आई सेड इज़ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी या तो डिफिशियंसी हो सकती है या एक्सेस हो सकता है, तो इट इज़ इम्बैलेंस। माल न्यूट्रिशन जिसे हिंदी में कुपोषण कहते हैं, इट इज़ नॉट ऑलवेज द डिफिशियंसी, इट कैन ऑल्सो बी द एक्सेस। जो ओबेसिटी होता है इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। ठीक है। तो क्योंकि ये जो माल न्यूट्रिशन की वजह से डिफिशियंसी से भी होता है, एक्सेस से भी होता है, दोनों फॉर्म की वजह से हो सकता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं डुअल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। नाउ देयर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इट, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो coming up, and it is due to the micronutrient deficiency. So you must be knowing what are the important micronutrients. These are iron, calcium, phosphorus, sodium and all the other micronutrients that are required in our diet. Then moving on to वनरेबल ग्रुप। वनरेबल ग्रुप वो ग्रुप्स होते हैं जिन्हें ज़्यादा रिस्क होता है माल न्यूट्रिशन का। ग्रुप्स दैट आर हायर, ग्रुप्स एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग माल न्यूट्रिशन। और इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं? प्री स्कूलर्स, जो कि 3 to 6 ईयर के बच्चे होते हैं, एंड इवन इन्फेंट्स ऑल्सो। इन्फेंट्स को भी माल न्यूट्रिशन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैन प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, अडल्ट एंड गर्ल्स, यानी कि 13 to 18 की जो एज ग्रुप की गर्ल्स होती हैं, दैन दे एंड एल्डरली ऑल्सो। एल्डरली यानी कि बूढ़े लोग, राइट। अब जब भी हम पब्लिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये तो हुआ एक मेजर माल न्यूट्रिशन, एक मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हुई, राइट, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। सो उसको ओवरकम करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइम से कुछ डिफरेंट स्कीम्स लाती है, नई नई स्कीम, सो दैट माल न्यूट्रिशन को ओवरकम किया जा सके। तो इसके लिए जो दो मेन स्कीम्स हैं, दे आर ICDS एंड MDM। ये दोनों भी एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ICDS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। देन MDM इज़ मिड डे मील, राइट। अब ये क्या होती हैं और क्या होते हैं, क्यों होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ अभी हम देखते हैं माल न्यूट्रिशन के ही बारे में। ये सब चीज़ें मैं आगे पढ़ाऊँगी। माल न्यूट्रिशन को PEM भी बोलते हैं। PEM का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। यूजुअली ये बच्चों को होता है, और बाकी बच्चों के अलावा किसी को भी हो सकता है एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, बट जो ज़्यादा हायर रिस्क पे होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रंस टू डेवलप दिस PEM। देन इसके दो फॉर्म्स होते हैं, क्लिनिकल फॉर्म और सब क्लिनिकल फॉर्म। क्लिनिकल फॉर्म्स वो होते हैं जिसमें SS यानी कि साइंस और सिम्टम्स जो हैं जो वो डायरेक्टली शो होते हैं। सब क्लिनिकल फॉर्म्स वो होते हैं जिसमें जो माल न्यूट्रिशन के सिम्टम्स हैं वो हिडन होते हैं, दे आर येट टू फाउंड, ठीक है।
क्लिनिकल फॉर्म्स के एग्जांपल हैं क्वाशियोर्कर, मरास्मस एंड केएम इज क्वाशियोर्कस मरास्मस। इसमें ये जो दोनों कंडीशन होते हैं क्वाशियोर्कर एंड मरास्मस, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। देन सब क्लिनिकल इज अंडरवेट, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग। क्या होते हैं ये सब, ये भी मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगी। स्टार्टिंग विद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अंडरवेट का मतलब होता है लो वेट फॉर एज, स्टंटिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर एज, वेस्टिंग का मतलब होता है लो वेट फॉर हाइट। सो अंडरवेट का मतलब है कि एज ग्रुप के हिसाब से बच्चे की प्रॉपर वेट नहीं है, तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। नॉट इवन जस्ट द बच्चा, कोई भी हो सकता है, अडल्ट भी। अगर कोई पर्सन है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग उसका वेट काफ़ी कम है तो उसको बोलते हैं अंडरवेट। देन अगर उसकी एज के अकॉर्डिंग हाइट बहुत कम है तो उसको बोलते हैं स्टंटिंग। एंड अगर हाइट के हिसाब से वेट बहुत कम है तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। इसका एग्जांपल जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पतले होते हैं और साथ ही साथ बहुत लंबे भी होते हैं, तो लंबे भी बहुत ज़्यादा हैं और पतले भी हैं, तो वो उनके अंदर वेस्टिंग की कंडीशन होती है, ठीक है। देन ये दो फॉर्म्स में, ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक्यूट स्टंटिंग या एक्यूट माल न्यूट्रिशन हो सकता है, या क्रियोनिक माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। देन पढ़ते हैं क्वाशियोर्कर। क्वाशियोर्कर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, शॉर्ट नोट फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो क्वाशियोर्कर को बोलते हैं डिजीज़ ऑफ अ डिस्प्लेस्ड चाइल्ड। डिस्प्लेस्ड चाइल्ड क्यों? बिकॉज जो किड होता है ना उसको इतनी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिएंट्स की कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग सो मच सिक। सो होता क्या है कि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है, जब सेकंड बेबी बॉर्न हो जाता है ना, तो उसके बाद जो पहला बच्चा होता है ना मदर का, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, जिस वजह से जो बेबी होता है ना उसको इतना ज़्यादा केयर भी नहीं करते जब सेकंड चाइल्ड फैमिली में बॉर्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट चाइल्ड है उस पर ध्यान नहीं जाता और उसके न्यूट्रिशन का भी ध्यान नहीं रखा जाता। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ ऑलवेज इन ऑल द फैमिलीज, बट देयर आर द इंसिडेंट्स ऑफ इट, ठीक है। एंड इसकी वजह से उसको डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि जब सेकंड नया बच्चा आया घर में तो पुराने वाले की वैल्यू कम हो गई, बेसिकली इतना होता है यूजुअली। तो इसकी वजह से ये क्वाशियोर्कर हो जाता है। क्वाशियोर्कर इज़ बेसिकली कि जो बेबी है उसे रिक्वायर्ड एनर्जी, जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल रहा, या फिर जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसकी प्रोटीन नीड्स नहीं फुलफ़िल हो पा रही है, ठीक है। मैरास्मस ये यूजुअली इन्फेंट्स में होता है या फिर 0 to 2 ईयर्स के जो किड्स होते हैं ना उनमें होता है। देन केएम क्वाशियोर्कर मरास्मस, ये एक ट्रांजिशनल डिजीज़ होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, क्वाशियोर्कर और मरास्मस दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं। कभी तो चाइल्ड को मरास्मस हो जाता है, जब वो मरास्मस से रिकवर होता है तो उससे क्वाशियोर्कर हो जाता है। सो इट इज़ वेरी ड्रास्टिक कंडीशन। देन क्वाशियोर्कर और मरास्मस में डिफरेंट क्या होता है, बेसिकली हैं तो दोनों ही पैम के ही टाइप, यानी कि दोनों में ही माल न्यूट्रिशन होगा या बेबी को अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिला है, ठीक है, इट इज़ अ डिफिशियंसी। सो क्वाशियोर्कर और मरास्मस में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्वाशियोर्कर 1 से 4 साल के बच्चों को होता है, मरास्मस जो है वो 0 to 2 ईयर्स तक के बच्चों को होता है। देन क्वाशियोर्कर में प्रोटीन डिफिशियंसी सीवियर होती है और मॉडरेट एनर्जी की डिफिशियंसी होती है, बट मरास्मस में दोनों ही जो डिफिशियंसी है वो एकदम सीवियर होती है, बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट हो जाता है जो बेबी है। देन क्वाशियोर्कर में ओडीमा होता है। ओडीमा इसकी जो लेग्स होते हैं या फिर हैंड्स होते हैं ना, उसमें फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है, पानी भर जाता है, सूजन हो जाती है बेसिकली बॉडी में जो किड होता है। एंड मरास्मस में ओडीमा एब्सेंट होता है। क्वाशियोर्कर में जो बेबी होगा उसका जो फेस है वो मून फेस हो जाता है। मून फेस बेसिकली सर्कुलर शेप का, एंड ऐसा क्यों होता है, फ्लूइड के रिटेंशन की वजह से होता है। एंड मरास्मस में जो बेबी है उसका फेस मंकी फेस या ओल्ड मैन फेस की तरह हो जाता है, क्योंकि उसको एनर्जी की भी कमी है, प्रोटीन की भी कमी है, जिस वजह से जो उसका चेहरा है पूरा सूख जाता है एंड उस पर ऐसा लगता है कि बहुत रिंकल्स हैं, जैसे एक ओल्ड मैन के फेस पे होती है। देन क्वाशियोर्कर में हेयर चेंजेस होते हैं। जो जिस बच्चे को क्वाशियोर्कर की बीमारी होगी ना, या डिफिशियंसी होगी सॉरी, उसमें क्या होता है कि जो उसके हेयर होते हैं वो ब्राउनिश हो जाते हैं बेसिकली, एंड
फ्लेकी से हो जाते हैं और बहुत ईजिली प्लकेबल। आप उसको अगर हाथ थोड़ा सा भी से तोड़ोगे ना तो वो टूट जाते हैं, बिकॉज बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी, बॉडी में एनर्जी और प्रोटीन की कमी है। अब वी ऑल नो कि जो हमारे हेयर्स होते हैं उसमें तो प्रोटीन होता है ना। अब अगर बॉडी में प्रोटीन है ही नहीं तो फिर जो हेयर्स हैं वो टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं बहुत ईजिली। देन जो मराशमस होता है उसमें होती है एक्सट्रीम वेस्टिंग, ठीक है। क्वाशियोरकर में स्किन चेंजेस भी होते हैं, स्किन जो होती है वो हार्ड और रफ हो जाती है, डर्मेटाइटिस हो जाता है, फ्लेकी पेन जैसे स्किन। डर्मेटाइटिस का मतलब है जो स्किन होती है ना वो एकदम ब्रूस्ड हो जाती है, ठीक है। देन क्वाशियोरकर में फैटी लिवर होने के चांसेस होते हैं एंड थोड़ा सा मॉडरेट, माइल्ड से मॉडरेट वेट लॉस होता है नॉर्मल से। मराशमस में फैटी लिवर नहीं होता, इट इज़ एब्सेंट एंड सिवियर वेट लॉस होता है मराशमस में, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू सब क्लिनिकल फॉर्म्स ऑफ पैम, दैट इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। सो सब क्लिनिकल फॉर्म में सबसे पहला आता है सैम, दैट इज़ सिवियर एनर्जी सिवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। सो ये क्या होता है, WHO के अकॉर्डिंग इट इज़ द सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि जब अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी बच्चे को तो इसकी वजह से सैम हो जाता है, सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, एंड इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट फूड इनटेक, जो बेबी है उसका फूड इनटेक सही नहीं है। WHO की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सैम है उसका वेट फॉर हाइट होता है -3 SD और उसका MUAC 115 mm से भी डाउन हो जाता है। MUAC का बेसिकली मतलब है कि जैसे ये हाथ होता है ना, लेट्स इमेजिन कि दिस इज़ अ किड, एक सेकेंड प्लीज़ मेरे ड्राइंग पे मत जाना। लेट्स इमेजिन कि ये एक बच्चा है, ठीक है। लेट्स से दिस इज़ अ किड, ये इसके हाथ हैं, ये इसके हैंड्स हैं। तो ये जो हैंड का ऊपर वाला पार्ट होता है ना जहाँ पे बाइसेप्स होते हैं, बच्चों के तो बाइसेप्स नहीं होते, सो मैं इसको यहाँ पे समझा रही हूँ कि लेट्स से कि ये हाथ है, तो इस हाथ का ये जो बाइसेप वाला पार्ट होता है ना इसको एक टेप से मेजर करते हैं, उसको शकील टेप बोलते हैं। तो इसी पार्ट को बोलते हैं मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस। तो जो बच्चे सैम यानी कि सिवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन बच्चे होते हैं, माल नरिश्ड बच्चे, उनका ये जो डायमीटर है ना यहाँ से ये जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है वो जब मेजर करते हैं तो अगर वो 115 से भी डाउन हो जाता है तो बोलते हैं कि जो बच्चा है उसको सिवियर फॉर्म ऑफ अंडर न्यूट्रिशन हो गया, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और प्रोटीन की कमी है, राइट। एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिशनल एडीमा भी हो सकता है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, बच्चे का लो बर्थ वेट LBW हो सकता है जो बेबी है। देन जो बेबी है उसको सही से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराएगा, इनएडुकेट है। LBW में जब बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हो जाए तो उसको LBW यानी कि लो बर्थ वेट चाइल्ड बोलते हैं। देन जो बेबी की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो डिले की गई है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का मतलब है कि यूजुअली जब बच्चा बॉर्न होता है ना तो 6 महीने तक उसको मदर मिल्क दी जाती है। 6 महीने के बाद उसको मदर मिल्क के साथ साथ थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है, प्री मिक्सेस या फिर कुछ बहुत ही सूप्स या फ्रूट्स दिए जाते हैं, सॉफ्ट फ्रूट्स, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, राइट। जैसे मे बी आई डोंट नो यू नो अबाउट इट और नॉट, जो गाँव होते हैं ना गाँव में अन्नप्राशन की रिचुअल होता है बेसिकली। अन्नप्राशन यानी कि जब बच्चा पहली बार खाना खाता है तो तभी से उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट हो जाती है। या फिर फॉल्टी इन्फेंट फीडिंग प्रैक्टिसेस, जो बेबी है उसे सही से खाना नहीं खिलाया गया तो उसको माल न्यूट्रिशन हो सकता है। देन ईयरली एनर्जी डिफिशिएंसी, ये ईयरली एनर्जी डिफिशिएंसी बोलने का मतलब है कि बच्चा बड़ा तो हो रहा है पर उसके हिसाब से उसके पेरेंट है उसको खाना नहीं खिला रहे हैं, तो बच्चा बड़ा हो रहा है बट ये उसकी ग्रोथ एज है, उस टाइम पे अगर उसे प्रॉपर्ली खाना नहीं मिलेगा तो उसको एनर्जी की डिफिशिएंसी हो जाएगी जिस वजह से उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। देन इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन, जो बच्चे यूजुअली बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं ना बचपन में, वो सही से खाना नहीं खा पाते और उनके अंदर माल न्यूट्रिशन हो जाता है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम, जिससे कि जो बेबी है उसका लो फूड इनटेक हो जाता है, मैल अब्जॉर्प्शन हो जाता है, इग्नोरेंस, पॉवर्टी
एंड पुअर SES सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। कभी कभार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे का ध्यान ही नहीं रखते, इग्नोरेंस है, रिसोर्सेज तो है बट इग्नोरेंस है। कभी कभार ऐसा होता है कि फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है तो बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते, या फिर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, राइट। तो ये सब कॉजेज़ हुए सैम के। अब अगर सैम को ट्रीट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो चाइल्ड है उसका ओवरऑल एनर्जी इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि अगर उसको कोई इन्फेक्शन है तो पहले उसके इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाए, देन उसका फूड इनटेक बढ़ाया जाए। देन डाइट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्रोटीन। जो बेबी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट है एनर्जी और प्रोटीन की, वो उसे फुलफ़िल करानी चाहिए, ठीक है। देन एनर्जी 1700 से 200 किलो कैल्स पर केजी बॉडी वेट देनी चाहिए बेबी को, एंड प्रोटीन जो है वो 3 to 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ये सैम कंडीशन में बेबी को देना चाहिए, ताकि जो उसका वेट है वो नॉर्मल हो जाए। देन वाइटामिन्स एंड मिनरल्स के सप्लीमेंटेशन देने चाहिए। ORS का जो सॉल्यूशन होता है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, वो देनी चाहिए, क्योंकि इस एज ग्रुप में डायरिया बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके कंसेक्वेंसेस क्या होते हैं कि अगर किसी बेबी को सैम है और उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इरिवर्सिबल ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। उसे लाइफ टाइम के लिए ना उसकी ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो जाएगी और वापस से उसको रिवर्स नहीं करवा सकते, ठीक है। इसीलिए ये जो बेबी होगा जब वो बड़ा होगा तो वो हमेशा के लिए स्टंटेड या अंडर वेट रह जाएगा। देन इट इंक्रीजेज द ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। अगर बेबी को सैम है, उसका वेट बहुत कम है, तो उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी उस टाइम पर वीक होती है। या फिर हाई रिस्क ऑफ मोर्टैलिटी, बेबी को मोर्टैलिटी के चांसेस होते हैं, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। एंड लास्ट वन इज़ लो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। जब किसी बच्चे का वेट ही सही नहीं है, उसको सही से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो उसका ओवरऑल जो कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है, उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो ही सही से नहीं हुआ होगा। ब्रेन डेवलप सही से नहीं हुआ, इसीलिए जो उसका कॉग्निटिव परफॉर्मेंस है वो भी डाउन हुआ। कॉग्निटिव इज़ समथिंग जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। प्रिवेंशन, अब इसको प्रिवेंट कैसे करें? तो फोकस करना चाहिए हॉलिस्टिक एंड कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट में। इंश्योर करना चाहिए कि बेबी को प्रॉपर डाइट मिल रही है। देन जो पुअर लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उनका एलिविएशन होना चाहिए, एंड लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ कराएंगे, तभी उनको उनके बच्चों को अच्छा खाना मिल पाएगा। देन फूड सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ICDS के बारे में, BCC, सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या क्या होता है, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना, कॉपी में नोट्स बना के लिख के प्रैक्टिस करना, एंड तब याद करना है इसको। काफ़ी ईजी टॉपिक है, बहुत ईजिली कर लोगे। कुछ समझ ना आए तो लीव योर क्वेश्चंस इन कमेंट, आई विल आंसर इट। एंड अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, एंड अपना ईमेल प्लीज़ दे देना, ताकि मैं आपको ये PDF डिलीवर कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।